जय हिंद। जरा सोचिए, एक तरफ है अमेरिका और इजराइल जिनकी सैन्य ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, और दूसरी तरफ है ईरान, एक ऐसा देश जो दशकों से कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक ऐसा देश जिस पर इतने प्रतिबंध लगे हों, वो दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं को चुनौती कैसे दे पा रहा है? ये तो बिल्कुल डेविड और गोलियत वाली कहानी लगती है ना? खैर, इसका जवाब किसी पारंपरिक जंग के मैदान में नहीं, बल्कि एक बहुत ही अलग तरह की सोच और रणनीति में छिपा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये कोई आमने सामने की सीधी लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसा मैदान है जहां लड़ाई के नियम ही बदल दिए गए हैं। इसी को कहते हैं असममित युद्ध क्षेत्र। तो ये असममित युद्ध आखिर है क्या भला? आसान भाषा में समझिए, जब दो लड़ने वालों में से एक बहुत ज्यादा ताकतवर हो और दूसरा काफी कमजोर, तो ऐसे में कमजोर पक्ष सीधी टक्कर लेने की बजाय चालाकी और धोखे का इस्तेमाल करता है। वो महंगे हथियारों से नहीं, बल्कि सस्ती और अनोखी तरकीबों से दुश्मन की दुखती रख पर वार करता है। तो अब देखते हैं कि ईरान इस खेल को खेल कैसे रहा है। चलिए उनके इस चतुर शस्त्रागार पर एक नजर डालते हैं। और हाँ, यहाँ बात सिर्फ मिसाइलों की गिनती की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि ईरान उनका इस्तेमाल कितनी होशियारी से करता है। अब देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ईरान दो तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। एक है ठोस ईंधन वाली, जो बिल्कुल दिवाली के रॉकेट जैसी हैं, मतलब पहले से तैयार, बस बटन दबाओ और लॉन्च। इन्हें ईरान दिन के उजाले में अचानक हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है। वहीं दूसरी हैं तरल ईंधन वाली मिसाइलें। इन्हें लॉन्च से पहले तैयार करने में, मतलब फ्यूल भरने में ही घंटों लग जाते हैं, जिससे ये दुश्मन की नजर में आ सकती हैं। तो ईरान चालाकी से इन्हें रात के अंधेरे में नियोजित हमलों के लिए इस्तेमाल करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उनकी बैलिस्टिक मिसाइलें भी काफी एडवांस हैं। ये 3 चरणों में काम करती हैं। पहले उन्हें किसी खुफिया जगह, अक्सर जमीन के नीचे से लॉन्च किया जाता है। फिर वो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं, जहां ज्यादातर डिफेंस सिस्टम उन तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन असली खेल तो तीसरे और अंतिम चरण में होता है। जैसे ही मिसाइल वापस वायुमंडल में घुसकर लक्ष्य की तरफ बढ़ती है, वो हवा में अपनी रफ्तार और दिशा बदल लेती है। इससे उसे रोकने आ रही इंटरसेप्टर मिसाइलें धोखा खा जाती हैं। ईरान सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही नहीं, बल्कि धोखे का भी भरपूर इस्तेमाल करता है। जरा सोचिए, दुश्मन के एक बेहद महंगे सैटेलाइट ने पता लगाया कि रनवे पर एक कीमती F-14 फाइटर जेट खड़ा है। निशाना साधा गया, लाखों डॉलर की मिसाइल दागी गई और वो जाकर लगी रनवे पर बनी एक पेंटिंग पर। जी हाँ, असली फाइटर जेट नहीं, सिर्फ उसकी एक तस्वीर। नतीजा, लाखों डॉलर स्वाहा एक पेंटिंग को मिटाने में। ये है इनकी रणनीति। और बात सिर्फ पेंटिंग तक ही सीमित नहीं है, वो दुश्मन की आंखें फोड़ने के लिए, यानी उनके महंगे रडार सिस्टम को सबसे पहले निशाना बनाते हैं। कभी कभी तो बड़े बड़े गुब्बारे हवा में छोड़ देते हैं, जिन पर लगे खास लेंस की वजह से वो दुश्मन के रडार पर हेलीकॉप्टर जैसे दिखते हैं। और उनकी मिसाइलें, वो जमीन के नीचे बने बंकरों से दागी जाती हैं, जो मिनटों में खुलते हैं, मिसाइल लॉन्च करते हैं और वापस बंद हो जाते हैं। उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन है। तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन ईरान का असली हथियार उनकी सोच है, उनकी सैन्य रणनीति। एक ऐसी रणनीति जिसे बनाया ही गया है अराजकता और कंफ्यूजन फैलाने के लिए। इसे समझने के लिए उनकी एक बहुत ही अनोखी रणनीति को देखिए, जिसे कहते हैं विकेंद्रीकृत मोज़ेक रक्षा या DMD। इसके तहत पूरे ईरान को 31 अलग अलग आजाद सैन्य हिस्सों में बांट दिया गया है। हर हिस्सा अपने आप में एक सेना है, जो बिना किसी सेंट्रल कमांड के अपने दम पर लड़ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर दुश्मन ईरान के सबसे बड़े नेताओं को खत्म भी कर दे, तब भी लड़ाई नहीं रुकेगी। अगर राजधानी तेहरान पर कब्जा हो भी जाए, तो इन 31 की 31 ब्रिगेडों को एक ही आदेश है, अंधाधुंध हमला करो। इसका मकसद सिर्फ एक है, हमलावर के लिए ऐसी अफरा तफरी और अराजकता फैला दो कि उसके लिए ईरान पर कब्जा करना नामुमकिन हो जाए। अब जमीन से समंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ भी उनकी रणनीति बिल्कुल अलग है। वो इस्तेमाल करते हैं अपनी मच्छर ब्रिगेड का। ये 15,000 से ज्यादा छोटी लेकिन बहुत तेज रफ्तार वाली हथियारबंद नावें हैं। ये फारस की खाड़ी के संकरे पानी में किसी मच्छर के झुंड की तरह एक बड़े से बड़े जंगी जहाज को चारों तरफ से घेर कर उसे बेबस कर सकती हैं। लेकिन देखिए, आज की लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ी जाती। असली खेल तो वैश्विक शतरंज की बिसात पर होता है, जहां पैसा और दोस्त, यानी अर्थशास्त्र और गठबंधन सब कुछ तय करते हैं। यहाँ अर्थशास्त्र का खेल बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक ईरानी ड्रोन या मिसाइल को हवा में ही मार गिराने के लिए जो अमेरिकी पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल होती है, उसकी कीमत है लगभग $4.3 मिलियन। और दूसरी तरफ एक ईरानी ड्रोन की कीमत इसके सामने कुछ भी नहीं। तो आप ही सोचिए, ये कैसा आर्थिक मॉडल है? दुश्मन अपने लाखों डॉलर खर्च कर रहा है ईरान के कुछ हजार डॉलर के हथियार को रोकने के लिए। ये लड़ाई ज्यादा दिन तक नहीं लड़ी जा सकती। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये बनाने की रफ्तार की भी लड़ाई है। अमेरिका और इजराइल मिलकर साल भर में करीबन 700 इंटरसेप्टर मिसाइलें बना पाते हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान एक दिन में लगभग 500 ड्रोन और मिसाइलें बना रहा है। यह गणित किसी भी लिहाज से रक्षकों के हक में नहीं है। अब इस पूरी समीकरण में एक और बड़ा खिलाड़ी एंट्री लेता है, रूस।
ईरान और रूस की दोस्ती लगातार गहरी हो रही है। ईरान ने यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को अपने ड्रोन दिए। बदले में रूस ने ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने के लिए अपना कीमती लड़ाकू डेटा और यहाँ तक कि क्लस्टर बम जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी दी। ये एक ऐसा गठबंधन है जिससे दोनों को फायदा हो रहा है। अब सवाल उठता है कि इस पूरी वैश्विक खींचतान में भारत कहाँ है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक दुविधा है, एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश जहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। इस दुविधा को समझने के लिए हाल की एक घटना को देखते हैं। श्रीलंका के पास एक ईरानी जहाज को डुबो दिया गया। कहा जाता है कि डूबने से ठीक पहले उस जहाज के क्रू का आखिरी संदेश था, हम भारतीय नौसेना के मेहमान हैं। हुआ ये था कि ये निहत्था ईरानी जहाज भारत के साथ एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज से लौट रहा था। तभी एक अमेरिकी पनडुब्बी ने उसे हिंद महासागर में डुबो दिया। ये वही इलाका है जिसे भारत अपने प्रभाव का क्षेत्र मानता है। और हैरानी की बात यह है कि मदद के लिए भारतीय नौसेना से पहले श्रीलंकाई नौसेना वहां पहुंच गई। ये घटना भारत के सामने खड़ी चुनौती को दिखाती है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, एक तरफ है सच्ची दोस्ती, जैसे रूस के साथ, जो आपसी सम्मान पर टिकी है। रूस भारत को ये नहीं बताता कि किससे व्यापार करो और किससे नहीं। और दूसरी तरफ है बॉसगिरी, जहां अमेरिका जैसे देश भारत पर दबाव डालते हैं कि वो ईरान या रूस से तेल न खरीदें। तो इस सब से जो एक बात निकल कर आती है वो बहुत साफ है। आज की इस जटिल दुनिया में, जहां दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं, किसी भी देश की असली सुरक्षा किसी और के भरोसे में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आत्मनिर्भरता में है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं कि बदलते गठबंधनों और इस तरह के नए खतरों के दौर में क्या किसी भी देश की सच्ची आज़ादी, उसकी सच्ची संप्रभुता सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने से ही मिल सकती है? इस पर विचार करने की ज़रूरत है।